हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है, जहां पर हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की मैग्नेटिज्म का पोर्शन पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने ये 3 लेक्चर कर लिया है, 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग आगे की बात करेंगे। तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले की वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो पिछले की वीडियो पर आधारित होता है। दैट मीन्स हम पिछले वीडियो के आगे इसकी शुरुआत करते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो और आपको समझ में आए कि समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप पहले की वीडियोस को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप कंटिन्यू बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको वीडियो सीरीज यहाँ पे, यानी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर किया जाएगा और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपका एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी घर पे बैठ के कर सकते हैं मैग्नेटिज्म पेपर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह आपको सामने ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं मैग्नेटिज्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम लोगों ने बात कर लिया है बायो-सावर्ट लॉ के फॉर्मूले तक। अब आज हम लोग बायो-सावर्ट के एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे बायो-सावर्ट लॉ, यानी हम यूज़ करके स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यानी एक इनफाइनाइट वायर लेंगे और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायो-सावर्ट लॉ का यूज़ करके स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बायो-सावर्ट के एप्लीकेशन में आता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ में सबसे पहले हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, या यहां पे कर लें इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी किसी लंबे या अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपकी हेडिंग रही, इसको आप हेडिंग करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे। मान लीजिए ये डॉट डॉट ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर भी इनफाइनाइट तक है, और नीचे भी ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ का है। हमने कोई पॉइंट P ले लिया जो यहाँ से A डिस्टेंस पर है, कोई पॉइंट P ले लिया जो यहाँ से A डिस्टेंस पर है, और इस पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जबकि करंट क्या है इसमें I है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ से एक कोई एलिमेंट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया DL, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो R सपोज कर लीजिए, और ये यहाँ से जहाँ इसके सामने जो पॉइंट है ये यहाँ से ये नीचे L डिस्टेंस पर है, सपोज कर लिया गया। ये मान लीजिए थीटा एंगल है और ये आपका 90 है। तो अब हमें क्या करना है, बायो-सावर्ट लॉ लगाने के लिए हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो अवेलेबल हो गया कि इस वायर में करंट I है, लेंथ इसका जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो DL है, DL से ये R डिस्टेंस पर है, और इनके एंगल जो वायर और जो आपने पॉइंट लिया है उसको मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो-सावर्ट लॉ लगा सकते हैं, अप्लाइंग बायो-सावर्ट लॉ। तो चलिए लगाते हैं बायो-सावर्ट लॉ। कैसे लगाएंगे भाई, हमें पता है कि बायो-सावर्ट लॉ क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही है हमारा। देखिए अब आप कह सकते हैं सर ये तो हो गया, आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है,
किसी भी डेरिवेशन को हम तब तक करते हैं जब तक वो कम से कम टर्म्स में आंसर न दे, एक पूरा आंसर दे, मतलब कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्मूले से मिल जाए और साथ ही साथ आपको कम वेरिएबल्स यूज करना पड़े। तो अगर आपने देखिए डीएल यहाँ पर लिया है तो ऐसे आपको सारे डीएल्स लेने पड़ेंगे। तो ये वाला जो लाइन है ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा। जैसे आपने ये यहाँ पर एक पॉइंट लिया तो अब ये लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पॉइंट लिया तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका वेरी कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो बीच वाली लाइन है इसी को आप समझिए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, फिर नीचे की निकालने के लिए इधर रखा। तो अगर मैं इस एंगल के बजाय इस एंगल का यूज करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लाइन क्या होगी, जैसे यहाँ पे पहुंचेगी तो आप ये वाला एंगल ले लेंगे और बड़ी लाइन, और अगर मान लीजिए नीचे आ गई तो आप इसको यूज कर लेंगे, अगर ऊपर जा रही है तो ये एंगल आप ऐसे यूज कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा सुटेबल ये है कि हम ये इस थीटा के बजाय ये एंगल यूज़ करें। तो उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रायंगल रूल्स का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए ये 90 ये थीटा, इसको मान लीजिए ये फाई है। तो इन ट्रायंगल आप नाम ले लीजिए, ये ट्रायंगल ओ पी क्यू कर लीजिए। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू आप देखिए एंगल ये 90 है, ये थीटा है, ये फाई है। तो ऑब्वियस है तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। बहुत फंडामेंटल बात है। तो हमें निकालना है फाई कितना होगा। तो फाई आपका आ जाएगा, देखिए आप 90 को उधर ले जाएंगे तो ये 180 में से माइनस करेंगे 90, फिर आप थीटा ले जाएंगे तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, 90 माइनस थीटा। लेकिन हमको जरूरत आई थिंक फाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये हम यूज ना करके हम ये यूज करें कि फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये ज्यादा बेटर होगा। अरे ये तो पहले था थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, ये यूज करें, क्योंकि साइन हम लेंगे साइन थीटा। हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा इधर होना चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ अब साइन ले लें तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये आपका साइन 90 माइनस फाई। तो ये तो आपका साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा आपको देता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 में जो साइन थीटा होगा उसको हम किससे कन्वर्ट कर देंगे, कॉस फाई से। इसको आप अपने कॉपी में लिखे, आगे चूंकि हम इसको मिटा देंगे तो हम यूज करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, हम यूज करने वाले हैं कॉस फाई। ठीक, अब छोटे छोटे और जो टर्म्स है उनको भी हटाने की कोशिश करें। डीएल को भी हम एंगल के टर्म्स में लिख दें, ताकि क्या हो जाए, कम से कम वेरिएबल हो। आर को भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं डीएल के लिए। पहले चलिए अगला काम हमको ये करना है कि हम डीएल को भी एंगल के टर्म्स में लिख दें और आर को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करें। तो अगला काम हमें डीएल के लिए करना है। तो डीएल के लिए इसी ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, तो tan, अगर हम क्या कर लें, tan फाई ले लें तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये फाई है तो फाई के लिए आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने का जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा और ये आधार। तो क्या वैल्यू आएगी, L/A, यानी L इज इक्वल टू आ जाएगा A tan फाई। क्या आ जाएगा, A tan फाई। अब इसको फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो DL/D फाई क्या आ जाएगा, A। अब इसको tan को फाई के रेस्पेक्ट, tan फाई को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा sec स्क्वायर फाई। तो यानी DL इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, DL इज इक्वल टू A sec स्क्वायर फाई। तो DL की वैल्यू भी देखिए आ गई, एक sec स्क्वायर फाई, एंगल के टर्म में आ गई। A क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कांस्टेंट रहने वाला है sec फाई। अगर आप ये बदलेंगे तो अलग अलग आएगी, तो इसको भी आप लिख लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि भी हम मॉडिफाई करेंगे sec स्क्वायर फाई, A sec स्क्वायर फाई। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसी ट्रायंगल में आइए आते चलते हैं और आप आर पे आते हैं। तो आर की वैल्यू क्या होगी, अगर हम एंगुलर टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग कॉस फाई ही लेते हैं। कॉस फाई अगर इसी ट्रायंगल में लेते हैं तो फाई के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और ये आधार, तो ये A/R आ जाएगा, या R इज इक्वल टू आ जाएगा A कॉस फाई, या R इज इक्वल टू A सेक फाई आ जाएगा। चूंकि हमें R स्क्वायर की जरूरत है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो ये तीनों वैल्यूज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई। तो डीएल के इक्वेशन को आपने इसको 2 दिया था, इसको 3, ये 4, तो तीनों को अब इसको 4 दे दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 इन 1, समीकरण 2, 3, 4 से 1 में मान रखने पर, तो क्या मिलेगा भाई, dv इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैल्यूज रखते हैं। आई चूंकि कांस्टेंट है तो इसके साथ ले लीजिए। डीएल की वैल्यू आप कितना रखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। साइन थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, कॉस फाई रखेंगे, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाई। तो देखिए सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2 बार है तो एक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, डीबी हमारा आ जाएगा, मॉड ऑफ डीबी रखिएगा, मॉड ऑफ डीबी। अभी डायरेक्शन वगैरह की बात हम नहीं किए हैं। तो म्यू नॉट अपॉन आई, यहाँ से आपका 4 पाई और एक ए यहाँ से आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आपका कॉस फाई, और डी फाई भी बचना चाहिए। हाँ डी फाई वो आएगा आपका कहाँ से, जब आप इसको एक सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डीएल में आपको डी फाई भी मिलना चाहिए था, मैंने गलती से मिस कर दिया डी फाई। तो ये आपके किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई ए कांस्टेंट। अब डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ फाई पे है, इस वाले एंगल पर है, तो कम से कम वेरिएबल पर डिपेंडेंसी हो गई। अब हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है, इसके नीचे के जो एंगल है उसे आप माइनस में लीजिए। तो नीचे मान लीजिए आप एंगल ले लीजिए -φ1, और ऊपर के एंगल को ले लीजिए पॉजिटिव φ2। भाई आप जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में चलते हैं तो इधर की वैल्यू को नेगेटिव, इधर की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लाइन है इसके नीचे का एंगल जो होगा उसे आप माइनस में सपोज करिए, और ऊपर के एंगल को आप पॉजिटिव में सपोज करिए। तो चलिए करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा डीबी को। डीबी की वैल्यू जो है रख दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेट कौन होगा, कॉस फाई डी फाई, कहाँ से कहाँ तक भाई, -φ1 से φ2 तक। नीचे के एंगल को -φ1 बोला गया, ऊपर φ2 बोला गया है। इंटीग्रेशन करते हैं। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन फाई, इंटीग्रेशन 2 बार नहीं, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये आपको क्या देगा, साइन फाई, अपर लिमिट यहाँ पे लो लिमिट्स लगा दीजिए। अब लिमिट रखिए, अपर लिमिट आप रखेंगे तो ये साइन φ2 देगा, और लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपको देगा माइनस साइन -φ1। देखिए है ना। अब ये माइनस आप बाहर लेंगे क्योंकि साइन माइनस थीटा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन माइनस थीटा आपको माइनस साइन थीटा देता है। तो ये जब माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, B इज इक्वल टू मॉड ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ब्रैकेट में साइन φ1 को मैं पहले ले रहा हूँ, साइन φ2। ये आपके किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब आते हैं इसके केसेस पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, इनफाइनाइट वायर के लिए देखना है पहले, फिर सेमी इनफाइनाइट के लिए देखना है, फिर कोई फाइनाइट वायर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर वायर दोनों तरफ मतलब इनफाइनाइट है तो आप जरा इसको एंगल्स के बारे में जरा सोचिए। अगर आप यहां पर हैं, ठीक है, तो ये एंगल कुछ होगा, और ऊपर जाएंगे तो ये एंगल कुछ और होगा, और अगर आप ऊपर एलिमेंट लेने जाएंगे तो ये लाइन देखिए स्ट्रेट होती जाएगी। तो एक समय आएगा जब इनफाइनाइट की बात करेंगे तो ये एंगल 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी आपका एंगल 90 हो जाएगा। तो केस 1 में अगर वायर इनफाइनाइट हो, फॉर इनफाइनाइट वायर आपका φ1 भी कितना होगा, π/2 होगा, माने 90 होगा, और φ2 भी 90 होगा, यानी 90 π/2 होगा। तो अगर आप यहाँ पे sin 90 और sin 90 रखेंगे तो ये देगा 1 और ये 1 देगा। तो b कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ब्रैकेट में आइए 1 + 1, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर अगर इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था चाहिए था तो वेक्टर फॉर्म में भी कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगा देते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर एन कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसे एन कैप या ए कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये किसी इनफाइनाइट वायर, याद रखिएगा इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, यानी लेंथ आपकी वायर की क्या हो, दोनों तरफ अनंत हो। अब दूसरा आते हैं हम लोग, या इसी की बात करते हैं। यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला B इज इक्वल टू, अगर हम बात करें सिर्फ वैल्यू की तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, यही रखा आपने। तो B का वेरिएशन किस पे है, 1 अपॉन ए पे। दैट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हैं, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इनफाइनाइट की वजह से, तो जब आप नजदीक रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगी। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे बी और आर के बीच का ग्राफ ये होगा। दूसरा आपके पास जो पॉइंट है वो है कि सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होगा कि एक तरफ वायर के लेंथ के बारे में आपको पता हो। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर था, या इसको ही मैं हटा दूं, ठीक है, ऊपर तो ये इनफाइनाइट है और आपको इस मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये नीचे का आपको एंड पता हो, इसको सेमी इनफाइनाइट बोला जाता है। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एंगल तो आपको पता है फाई और दूसरा एंगल पता है 90। तो आप सपोज कर लीजिए कि सेमी इनफाइनाइट के लिए केस 2, सेमी इनफाइनाइट फाई 1 आप सपोज कर लीजिए फाई, और फाई 2 आप सपोज कर लीजिए 90। तब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू मॉड ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। एक एंगल आपको 90 पता है और एक आपका फाई 1, तो इसे आप साइन फाई लिख लीजिए, साइन फाई, और इसकी जगह आप साइन फाई 2 की जगह आप पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 आपको 1 देगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जब आपका वायर का सेमी इनफाइनाइट लेंथ हो तब। अब अगर यही पॉइंट जो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट यहां न होके यहां पर हो, तब बताइए दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा वाला एंगल 0 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, जैसे आपका पहले का केस था, है ना। अब आप इस वायर को ऊपर खींच के आपने यहां पे पहुंचा दिया, तो ये एंगल पहले इतना था, अब जैसे जैसे आप ऊपर लेते जाएंगे तो ये लाइन ऊपर की तरफ होती जाएगी, एक समय आएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आपका सेमी इनफाइनाइट के केस में पॉइंट P लास्ट एंड के सामने हो, पॉइंट P लास्ट एंड के सामने हो, तब आपका फाई एक तो आपका 90 होगा ये वाला, और ये वाला आपका 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो एक तो 0 एक 90, तो क्या देगा, तो क्या आएगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, एक आपका 0 देगा और एक आपका 1, तो ये आपका वैल्यू कितना देगा, यही वैल्यू देगा। आप चाहे 1 लिखें या ना लिखें क्योंकि बात बराबर ही है। इसे आप वेक्टर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए वेक्टर ए कैप, यूनिट वेक्टर ए कैप। तो ये आपकी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हुआ। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड की। कैसे हम इसमें डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से। किस तरीके से, दाहिने हाथ की हथेली के नियम से। कैसे, मान लीजिए इस वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो आप क्या करिए, आपने दाहिने हाथ की हथेली लीजिए, उसके अंगूठे को आप किधर की तरफ रखिए, करंट की तरफ। अंगूठा कहाँ की तरफ होगा, करंट की तरफ, ठीक है। और अंगुली मतलब फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ होगा
जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालनी है, तो आप किस तरीके से रखेंगे, कैसे करेंगे भाई? हम अंगूठे को हमने ऐसे रखा, फिंगर्स को उधर पॉइंट की तरफ रखा। अब कहेंगे सर मैं ऐसे रखूंगा, तो ऐसे कैसे रखेंगे? आपको एक ही यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि आप फिंगर्स की तरफ करंट की तरफ अंगूठा रखेंगे और पॉइंट इधर की तरफ रखेंगे। तब आप अपने हाथ को पीछे से पुश करेंगे। जब भी होगा आप हाथ को पीछे से पुश करेंगे तो हाथ जिधर मूव करेगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब कैसे शो किया जाता है कन्वेंशनली, मतलब जो इसका रूल है वो ये है कि क्रॉस लगाया जाता है। अगर क्रॉस लगा के सर्कल लगा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे बोर्ड में है तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। और अगर डॉट लगा के सर्कल लगा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अच्छा, अगर इधर निकालना होता तो कैसे करते? आप कुछ इस तरीके से करते, करंट के डायरेक्शन में फिंगर अंगूठे को रखते और फिंगर्स को किधर की तरफ, उस पॉइंट की तरफ जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फिर आप इसको बाहर की मतलब पीछे से पुश करते, तो जो हथेली का मोशन होगा, हथेली का जो गति होगा वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे किधर की तरफ होगा, बोर्ड से बाहर की तरफ, परपेंडिकुलरली बोर्ड के बाहर की तरफ, यहाँ भी परपेंडिकुलरली बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के आपके डायरेक्शंस दिखाने के तरीके हैं। तो याद रखिएगा, राइट हैंड पाम रूल का यूज करके स्ट्रेट वायर्स में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। अब इसमें आगे चलना है, हम लोग को करना है सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। लेकिन अब हम इसको वीडियो बड़ा बनाते न बनाते हुए हम इसको अगली वीडियो में करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से लिखिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप, मेरे टेलीग्राम तथा आप ईमेल के किसी भी माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हम 100% देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आपका ये काम बनता है कि आप वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर उसके बाद चैनल को शेयर भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ये सब करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।